अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात से दो चार हो चुकी है, लेकिन एक मरतबा फिर एहतजाज की तैयारी कर रही है। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ भी बातचीत चल रही थी, तहम PTI कॉन्फिडेंट है कि ईद के बाद एहतजाज का सिलसिला शुरू होगा। और सिर्फ यही नहीं, बानी PTI की रिहाई के लिए भी एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। सवाल यह है कि माजी में किए जाने वाले एहतजाजों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक क्या सीखा है? क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज के जरिए से कोई दरमियानी रास्ता या किसी बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान दिखाई देता है? और इसके साथ बात करेंगे कि फैसल वोडा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नई जमात निकलने की पेशन गोई गई थी, उसके बाद अचानक PTI के अंदर इख्तलाफात उभर कर सामने आए, और ये फैसल वोडा की नई जमात निकलने की पेशन गोई कब दुरुस्त होने जा रही है? और उसके साथ बात करेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आला सतही वफद ने भी मुलाकात की। और 26 नवंबर के हवाले से PTI का दावा है कि चीफ जस्टिस ने कमीशन कायम करने के हवाले से तजावीज़ मांग ली हैं। क्या 26 नवंबर के हवाले से वाकई ही कमीशन बनने जा रहा है? और इसके साथ आपको बताएंगे कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन में अरबों रुपए प्लॉट का एक स्कैंडल हम सामने लेके आए थे कि किस तरीके के साथ कोड़ियों के भाव ये प्लॉट एक मखसूस कंपनी को फरोख्त किया गया था। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी शुरू की थी, तो अब पता चला है कि जिस कंपनी ने यह प्लॉट हासिल किया था उसका 23 करोड़ रुपए का चेक बाउंस हो गया है। यह मामला क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नए सूबों को क़याम के हवाले से बहुत अहम सिफारिशात सामने आई हैं। क्या पाकिस्तान में नए सूबों को क़याम नागुज़ीर हो चुका है? तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तहज़ीक़ार रूफ क्लासा साहब, जो फोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वोडा साहब, उनसे बातचीत का आगाज़ करेंगे। जी वोडा साहब, बहुत शुक्रिया। वोडा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है एहतजाज करने का, और एहतजाज को अपनी स्ट्रेंथ भी समझती है, अब एक मरतबा फिर उन्होंने ईद के बाद एहतजाज करने का फैसला किया है। इस मरतबा ग्रैंड अपोजिशन का अलायंस भी उनके साथ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि एहतजाज के जरिए से न सिर्फ वो बानी PTI को रिहा भी करवा सकते हैं, बल्कि अपने सियासी चैलेंजेस भी हल कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुज़ाकरात से तो कुछ नहीं बन सका, और आपकी ये प्रेडिक्शन थी कि जून के बाद कुछ सिलसिला दोबारा शुरू होगा, लेकिन अब जो एक नई एहतजाज की मुहिम शुरू होने जा रही है, ये कुछ फ्रूटफुल साबित हो सकती है PTI के लिए? देखिए जी, आप लिख के रख लें, ना कोई प्रोटेस्ट होना है, ना कोई धरना होना है, ना कोई मरना होना है, ना कोई डी चौक आना है, ना कोई चीज होनी है। सिर्फ ट्रम्प कार्ड के बाद जो प्ले कार्ड लेके फिरते रहते हैं, टिकट चलाते रहते हैं। और ग्रैंड अलायंस में किससे ग्रैंड अलायंस करेंगे? सारी पार्टियां तो गवर्नमेंट के अंदर एलाइज हैं। तो ग्रैंड अलायंस में एक ही आदमी है, वो है मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिनसे मेरे बहुत एहतराम और प्यार का रिश्ता है। और फजलुर रहमान साहब अपने लिए कुछ सोचे हैं, कुछ करें, तो मैं वो तो आज़ाद है उसके अंदर, लेकिन PTI के लिए वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे। और अगर मेरा गुमान है कि कभी कभी जिंदगी में कोई जरूरत पड़ गई तो मैं उनके घर से भी खाली आती आऊँगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, ये सब ड्रामेबाजी हो रही, सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। आज जो PTI है वो मुनाफिक, बेईमान, झूठे, नुस्खे, लफंगे, मक्कार, अंदर खाने, पैर पड़ने वाले, अंडरस्टैंडिंग से तरमीम पास कराने वाले, मरात लेने वाले, सारे कॉम्प्रोमाइज हैं। और भरपूर तरीके से इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है उन्होंने। वो जमानती हैं PTI वाले नून लीग के, और इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे, और उनको मजीद जेल में PTI रखेगी। और जब तक इमरान खान साहब जेल में हैं तब तक ये PTI के लोग मजे लेंगे। मैंने आपको कहा था गंडापुर मुझे नजर नहीं आ रहा। गंडापुर को आज बचाने के लिए हुकूमत आ गई मैदान के अंदर, वो भी आपको सब सामने नजर आ रहा है। KPK में जो करप्शन का बाजार है वो मैं नहीं कह रहा है, इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं। अलीमा साहिबा के चैट्स बता रहे हैं, बैरून मुल्क अंदरून मुल्क बिलियंस और रुपीज की चीजें लोगों ने ले ली है, खरीद ली है। इमरान खान का नाम कैश कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे उनकी जिंदगी उनके ज़मान में अल्लाह रखे। अगर कोई ऐसी चीज PTI कर दी तो 40 साल वो इक़्तिदार के मजे लूटती रहेगी, जो एक्चुअल प्रोग्राम है। वाडा साहब, आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस को शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा था कि PTI पुरखलूस तरीके से मेरा साथ दे तो 3 माह में हुकूमत को घर भेज देंगे, और आप कहते हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अचकज़ई साहब जो बात कर रहे हैं वो किस पैराए में कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने तो आपको जो अपनी बात बतानी है कि ना कोई मुझे सड़कों पे कुछ नजर आ रहा है, ना मुझे डी चौक पे कुछ नजर आ रहा है, ना मुझे कोई हंगामा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ हाँ, ये जरूर आपको होगा, प्ले कार्ड लेके चल रहे हैं, कैमरे के आगे जा रहे हैं, उसके घर पहुंच गए हैं, घर के बाहर अलायंस के ऊपर बात कर लेंगे, टिकट चलेंगे, ब्रेकिंग न्यूज चलेगी, मसाला दिखेगा, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, आप हमें अपने पास शो पे बुला लेंगे। ये टोपी ड्रामा सियासतदान करते रहते हैं। हम एक्टर्स हैं, वो एक्टर्स हैं जिनकी ना कोई इज्जत है, ना हमें कोई पैसे देता है। हम चोरी भी करते हैं, गालियां भी खाते हैं, लेकिन एक्टिंग पूरी करते हैं। 65 साल से करेंगे, 65 साल तक एक्टिंग ही करेंगे। बिल्कुल ठीक। चलें सर, देखते हैं, लेकिन इसके साथ सर ये बताइएगा,
आपने हमारे शो में कहा था उस वक्त तो पीटीआई के हालात बिल्कुल ठीक थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान निकलेगी जल्द। उसके बाद हमने देखा कि अचानक शेर अब्दुल मर्वत साहब को साइड लाइन किया गया। उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने अपनी तोपों को रुख पार्टी की तरफ कर दिया, संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए। आज महमूद खान अचकजई ने सीएम खैबर पख्तूनख्वा के आड़ो हाथों लिया हुआ है, वो भी बात करें। और पार्टी के अंदर और भी बहुत सी इख्तलाफी आवाजें उठ रही हैं। आपको लगता है कि वाकई वो वक्त आ गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नई पार्टी बनकर निकलने वाली है, या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? देखिए जी, एक फॉरवर्ड ब्लॉक तो पुरानी शक्लों का आने वाला है बहुत जल्दी, महीना 15 दिन 2 महीने रमजान के बाद एक अंदर से बनेगा और इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था और मैं अपनी बात पे कायम हूँ आज भी कि ऐसा ही होने जा रहा है। और ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह पीटीआई पाकिस्तान बनेगी तो आगे सियासत करेगी और वही प्रोग्राम है और उसके लिए इमरान खान साहब को जेल में रखने के लिए भरपूर ताउन कर रही है पीटीआई। अच्छा, ये पीटीआई भरपूर तावन कर रही है, लेकिन ये जो शेर अब्दुल मर्वत साहब को पार्टी से निकाला गया, अगरचे कि आप भी पार्टी के साथ रहे हैं और सब जो आपके लीडर्स हैं, रहनुमाएं, उन सब की आप बॉडी लैंग्वेज से, उनके कंडक्ट से बखूबी वाकिफ हैं, आपको लगता है कि जो अंदर उनके खिलाफ मुहाज बना और शेर अब्दुल मर्वत ही कोई ऐसा आने वाले दिनों में कोई लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं जिससे जो आप जिस चीज़ का इशारा कर रहे हैं मामला तो उस तरफ चले जाएं, या कुछ और लोग होंगे जो इस सारे मामले के अंदर लीड करेंगे? नहीं, वो भी हो सकते हैं, लेकिन अब वैसे तो जो बाकी धड़े बनेंगे उनमें और कोई शक्लें होंगी। लेकिन ये जहाँ तक बरवा साहब की बात है, मैं तो उनका मद्दा हूँ, मुझे पसंद है वो आदमी, क्राउड पुलर हैं और बेहतर आदमी है पार्टी के अंदर। इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था कोई 3-4 महीने पहले कि बरवा साहब भी बहुत ज्यादा पार्टी में सस्टेन नहीं करेंगे, लेकिन वो जगह अपनी छोड़े नहीं और अगर तगड़ा है तो खड़ा रहे, क्योंकि अब आप भी नहीं उसको निकाल सकता। ठीक। अच्छा सर, इसके साथ बताइएगा, जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चल के गए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के घर, उनसे मुलाकात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसको कुछ क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आला सतही वफद चीफ जस्टिस से मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने बानी पीटीआई को जिन सूरत हाल का सामना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस सूरत हाल का सामना है उसके हवाले से उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। साथ उन्होंने ये दावा किया है कि 26 नवंबर के हवाले से जो पीटीआई का मुतालबा था कि एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, उस हवाले से चीफ जस्टिस ने तजावीज़ मांग ली हैं। तो आपको लगता है कि अब जो चीफ जस्टिस को पहले खत भी लिखा गया और अब उनसे मुलाकात भी की गई 26 नवंबर के हवाले से, कोई जुडिशल कमीशन बन सकता है, अगरचे कि पीटीआई 9 मई के हवाले से भी मुतालबा कर रही है? मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही। तजावीज मांगी जा सकती हैं, तजावीज दी जा सकती हैं। आपने मुझसे कुछ मांग लिया, मैंने आपको दे दिया, आपने दराज में दिया, बात खत्म हो गई। और असूलन हमें कोर्ट्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए पॉलिटिकली। ये ऑप्टिक्स सही नहीं है कि हम इस तरह बात करें कोर्ट्स के बारे में। और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस साहब एक अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसी कोई मुझे कहीं कोई ऐसी कमीशन बनता हुआ नजर नहीं आया। पाकिस्तान में सिर्फ पैसों का कमीशन बनता है, बाकी कोई कमीशन नहीं होता। फैसल बड़ा साहब, एक सवाल अगर इजाज़त मुझे भट्टी साहब देते मैं भी कर लूँ। हमने एक नया ट्रेंड देखा है पीटीआई के अंदर। माजी में होता था कोई लोग छोड़ के जाते थे या उनको खान साहब निकाल देते थे तो वो बड़ा उनके खिलाफ पूरी पार्टी में रिएक्शन आता था, ट्विटर, सोशल मीडिया, लीडरशिप सारे ट्वीट्स भी करते थे और बातें भी करते थे। लेकिन शेर अब्दुल मर्वत के केस में हमने देखा है कि पूरी केपीके की लीडरशिप जो है, वज़ीर आला हूँ जुनैद अकबर साहब हूँ, उसके बाद असद कैसर साहब हूँ या शहरयार अफरीदी साहब या बाकी लोग भी, वो उसके पीछे खड़े हो गए हैं, शेर अफजल के पीछे खड़े हो गए। तो आपको लगता है क्योंकि पंजाब वर्सेस कोई पीटीआई केपीके की लड़ाई है, क्योंकि अगेन शेर अफजल साहब को निकलवाने में कहा जा रहा है पंजाब की पीटीआई का हाथ है, तो ये आप देख रहे हैं पंजाब वर्सेस ये केपीके की जो लड़ाई है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुनैद अकबर साहब जो है मुखलिस आदमी, पार्टी का पुराना आदमी, अच्छा आदमी है, खान के लिए बेहतरी करना चाहता है, लेकिन 3 से 6 महीने में वो भी इस्तीफा देके हट जाएगा, क्योंकि अच्छा। उसको फेल करने के लिए पीटीआई जिसका इक़्तिदार, पैसा, वसाइल है, वो उसके खिलाफ खड़ी है। तो मेरे ख्याल से मरवत के लिए वो सही खड़ा हुआ है और मरवत खुद भी अपनी जगह छोड़नी नहीं चाहिए। और मैंने तो उसको कहा था अगर मुख्य गाड़ी रात का जरूरत पड़े तो मैं भी उसका खड़ा हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं है, दोस्त है हमारा। अच्छा सर, आपने अभी कहा कि ये जुनैद अकबर साहब जो हैं वो भला करना चाहते हैं खान साहब का, लेकिन बड़ा सवाल ये कि खान साहब अपना भला भी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? सर आपने तो खींचे बंद कर दी सारी चीज। वो अपना भला करना नहीं चाहते, उनकी आंख खुलेगी तभी चीजें ठीक होंगी। अच्छा, दूसरा हमने देखा है कल रात ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि जनाब कि ये जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की जाती है, अगेन ही वाज रेफरिंग टू पार्टी लीडर्स नॉट टू समवन एल्स, और इनको सख्त बातें की जाती। तो उनका कहना था कि जनाब कि अब आप लोगों को उनके साथ बड़ा उसके तमीज़ से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो पालशिया नहीं है। तो ही वाज रेफरिंग टू खान साहब, पार्टी
इस मैसेज को कैसे देखते हैं कि अपनी मतलब अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी कश्तियाँ जो है वो जला ली हैं, क्योंकि ये कहना शेर अफजल का टीवी पे बैठ के कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पालशाह नहीं है, मजीद वो बर्दाश्त नहीं करेगा अगर उस पर इस तरह के अटैक्स अगर पार्टी लीडरशिप करेगी। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा आगे, हालांकि हुकूमत वक्त उसको बचाने आ गई है, लेकिन मुझे रात देर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ। तो आप तो आपने पहली ईंट मेरा ख्याल है निकाली थी दीवार से, आप ही अली अमीन गंडापुर साहब के बेचारे के आप पीछे पड़ गए थे, तो मेरा ख्याल है कोई आपने कोई प्रोसेस तेज किया हुआ है। मेरा ख्याल पहले थे आप जिन्होंने बात की थी कि अली अमीन गंडापुर साहब 6 महीने 3 महीने में नहीं रहेंगे, और बातें उसी तरफ चल पड़ी हैं। देखिए रघु भाई, मसला सारा ये है कि देखिए, जब आप बेईमान हो, चोर हो, काणे हो, करप्ट हो, जो करप्शन आज केपीके में हो रही है वो हुकूमतों की बदतरीन है। अगर ये रहा तो मुझे नहीं लगता सीधी कि ये पार्टी भी आगे नहीं जीत सकेगी। देखिए, वोट तो इमरान खान साहब का है जी। अच्छा, आपको लगता है कि शेर है लेकिन गंडापुर ने जो तबाही मचाई दी है, तो कहते गंडापुर एक्सपोज हो गया ना, पब्लिक के आगे लोग एक्सपोज हो गई। आपको लगता है कि ये अगर आप जिनके नाम ले रहे हैं, गंडापुर साहब, शेर अफजल मरवत साहब, उनकी पार्टी के साथ 4-5 और लोग भी खड़े हो रहे हैं, ये अगर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप चीज़ बनाते हैं तो ये कोई अपना वोट बैंक होगा इनका, कोई लोग इनके पीछे होंगे, क्योंकि वो भी कहते हैं वोट तो इमरान खान का है, और अगर इनके पास वोट बैंक नहीं है, लोग इनको वोट नहीं देंगे, तो फिर तो पॉलिटिकली तौर पर तो ये कुछ डेंट नहीं डाल सकते खान साहब को, जो उनकी पार्टी को नए लोग रिप्लेस कर लेंगे, तो इनका फिर कोई लगता है कोई इफेक्ट होगा, कोई असर होगा इनका करके। तो ये इमरान खान साहब को मजीद अंदर रखेंगे, और मजीद इमरान खान साहब के केसेस जिसमें ओपन एंड शट केसेस हैं, उनके बाद भी केसेस बहुत सारे हैं। तो अभी इन्होंने तो पूरा प्रोग्राम बना लिया पीटीआई ने कि हुकूमत की जमानती जो है नून लीग की, वो पीटीआई है, और पीटीआई ने भरपूर प्लान बना लिया हुकूमत का, तो उनको मजीद जेल में रखना है। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फैसल वाडा से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की ज़मानती भी है, और उसी ज़मानती ने प्लान किया हुआ है कि खान साहब को जेल में ही रखना है। खान साहब अपने आप को खुद भी अपने लिए मुश्किलात कम करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन बुशरा बीबी ने तो बड़ी कोशिश की। इतलात ये सामने आती रही कि वो एक राब्ते में भी थी ताकि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। अल्टीमेटली दोबारा उनको जेल जाना पड़ गया। तो अभी भी कुछ आपको ऐसा फील होता है कि बुशरा बीबी कोई ऐसा रोल प्ले कर सकती हैं जिसके नतीजे में कोई पीटीआई के लिए, बानी पीटीआई के लिए कोई रास्ता हमवार हो सके? देखिए जी, मैंने आपको कहा था कि वो बैंड बाजों के साथ बाहर निकलेगी, और वैसा ही हुआ। गाड़ियां आई, जेल के अंदर गई, मोबाइलें गई, सायरन बजे, फेडरल गवर्नमेंट ने उनको सिक्योरिटी फराहम की। और मैंने फिर आपको कहा था अगर जो वादे वही पूरे नहीं हुए तो वापस जेल भी होगी। वैसा ही हुआ। मसला ये है कि जब बाहर निकलता है आदमी, वो जो क्राउड को देखता है, उसके बाद उसको फिर अपनी लालच आ जाती है। तो अभी किसी को खान की फिक्र नहीं है, खान साहब से किसी को कोई फिक्र नहीं है। आपको मैं बताता हूँ कि खान से ला ताल्लुकी का आलम यह है कि खान के खत को आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी ने या पॉलिटिकल कमेटी ने इंडोर्स नहीं किया है। तो इमरान खान साहब के साथ तो वो खुद डिसोन कर चुके हैं इमरान खान साहब की बातों को। जो इमरान खान साहब उनको हिदायतें दे रहे हैं मीडिया के सामने, उसमें कौन सी पूरी होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इमरान खान को उनकी पार्टी ने डिसोन कर दिया, बाकी तो छोड़ दें। और स्टेट पावर कहाँ है? आज भी खान साहब की पॉपुलैरिटी बाकी पार्टियों से ऊपर है, लेकिन जो उनकी पार्टी आसमान पे छू रही थी पॉपुलैरिटी, उससे तो बहुत नीचे आ गई है। अच्छा मैं सारी अगर इजाज़त है, आपने अभी ये बात की कि अगेन एंडोर्समेंट की कि पार्टी जो है वो खान साहब को अबैंडन कर चुकी है, डिसोन। खान साहब को भी एक और शिकायत भी है, बल्कि ट्विटर जो इनके चलाते हैं सोशल मीडिया टीम्स हैं, वो कह रहे हैं कि इनके बहुत सारे एमएनएस जो हैं, बड़े अहम लीडर, वो खान साहब के अपने ट्वीट्स जो करते हैं जेल से, पिछले दिन उन्होंने खत जो लिखे थे आर्मी चीफ को, वो भी रीट्वीट्स नहीं कर रहे। वो पार्टी जो है वो तो बिल्कुल खान साहब को ओनरशिप नहीं दे रही। पीटीआई का अपना जो हैंडल है, वहाँ से जो ट्वीट्स होते हैं वो रीट्वीट्स नहीं करते। इमरान खान साहब के अपने ट्वीट्स जो किए हुए हैं उनके हैंडल से, उनको ट्वीट्स अगर रीट्वीट्स नहीं किया जा रहा, ये डरे हुए हैं या खान साहब से अलहदा हो रहे हैं, या वो समझते हैं कि खान साहब अपनी मर्जी का, वो तो जेल में जा बैठे हैं जहाँ मतलब है कि मैक्सिमम था, तो हम क्यों जेल में जाएं। तो पार्टी तो डरी डरी लग रही है, या आप समझते हैं पार्टी समझदारी का मुजाहरा कर रही है कि जनाब हम मजीद गड़े में ना घुसें, लिहाजा उनके जो लेटर हैं, खाते हैं, या इस तरह के उनके बड़े सख्त जो अल्फाज यूज़ करते हैं, हम उनको रीट्वीट्स ना करें। डिसोन कर रही है इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में रहेंगे तो ही वो पॉलिटिक्स और इक़्तिदार के मजे ले सकते हैं। ये वही सारी शक्लें हैं जो आज पार्लियामेंट में बैठी हैं, वजारतों में बैठी हुई हैं, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बयानात दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज भी बैठे हुए हैं। और मैंने तो 2018 में भी बताया था, जो मैंने उस दिन शाहजेब खानजादा साहब को याद दिलाया
कि मैंने कहा था जो हमें फंडिंग के बैग मिलते हैं उसमें भी बहुत सारे लीडरान के घर चलते हैं। अच्छा, तो मैं तो सच बताता रहा हूँ, कौम को बताता रहूंगा सर, सर थोड़ा सा ये भी और सच वक्त से पहले बता रहा हूँ आपको। जी ये और सर अभी भी जो खबरें आनी है, जी। अच्छी खबरें मुस्बत पाकिस्तान के अगले 20 से 45-50 दिन के अंदर, तो खुद कौम को पता चल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी भी हो रही है 50 साल में नहीं हो, आगे 50 साल के लिए होने जा रही है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो आपको अच्छी पॉजिटिव चीज नजर आएंगी। उसमें अगर तकलीफ होती है लोगों को तो मैं क्या करूँ, अगर चीफ काम कर रहा है पाकिस्तान की टीम बनकर तो मैं चीफ को क्रेडिट दूंगा ना, अपने बाप को तो नहीं दे सकता। सर तो एक दो चीज़ों की थोड़ी सी वजाहत भी कर दें जो बड़ी होने जा रही, जो पॉजिटिव कुछ जी चलें डिस्कशन भी हो और हमारे नाज़रीन तक भी कोई बड़ी हौसला अफजा कोई बात पहुंचे। कौन सी ऐसी एक दो बड़ी चीज़ें जो होने जा रही हैं जिससे मुल्क और कौम का कुछ भला होने जा रहा है? सर आपको जो टाइमलाइन बता दी उससे पहले ही बता दूंगा सर। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि एक नहीं 2-3 आ रही है अच्छी खबरें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक आपने हमें टाइमलाइन दी थी, एक गवर्नमेंट के अंदर बड़ा मामला था, एक बड़ा स्कैंडल था और आपने एक टाइमलाइन दिया था और आपने हाईएस्ट लेवल पर उसको टेकअप करना था। लगता ये है कि वो टेकअप हो गया, क्योंकि उसके बाद आपने कहा था अगर ना हो तो फिर मैं पब्लिकली बात करूंगा। वो मसला क्या था? आप तो चले हल हो गया ना, उसमें कौम का मुल्क का बड़ा फायदा हो गया। को थोड़ी सी वजाहत ही कर दें, आज तक क्यूरोसिटी मौजूद है हमारे लिए भी। इनके पास वैसे नया स्कैंडल भी है, उसकी डिटेल भी ले लें। वो तो पुराना हो गया ना, वो कारों वाला जो 1000 वाला था वो रिवर्स कराया था फैसल वाडा साहब ने। राइट जी। जो बड़ा इनके पास स्कैंडल है उसका पूछें सर जी जरा इनको। जो आपने 2-3 दिन पहले कमेटी मीटिंग में वो जो 40 बिलियन रुपीस की वो जो पोर्ट कासिम वाली ज़मीन का स्कैंडल था जो 5 बिलियन में बेची गई, सर उसकी सर जी मेरा ख्याल है भट्टी साहब को जरा तफसील दें सर। भट्टी साहब देखें, मैंने उसमें सर एक और चीज आपको बतानी है खासा साहब जी। ये 50 अरब की तो एक जमीन है, डेफर्ड पेमेंट में 5 अरब में दी गई 10 लाख रुपए एकड़, जिसकी ऑफिशियल वैल्यू पोर्ट कासिम 4 करोड़ रुपए एकड़ बोलता है और इसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए एकड़ है। तो वो सिर्फ जमीन का टुकड़ा ही 50 अरब रुपए का है एक। अभी तो बहुत कुछ आना है। और मैंने इस पे एक और चीज जो थी वो 330 मिलियन है जो अली जैदी साहब ने पाक रुपीज में रख दिए। आज अगर वो 333 अगर होते तो $700 मिलियन हमारे पास होते। और 5 क्यूबिक यार्ड की जो $5 में ड्रेजिंग होनी थी उस वक्त, वो आज हम 15 में कराएंगे। तो यहाँ तो हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर देते हैं। बात की जागी समझ किसी को पता ही कुछ नहीं होता। मैंने ये भी क्लियर किया कि इसमें मौजूदा मिनिस्टर कैसर शेख साहब नहीं इन्वॉल्व, लेकिन उनको भी वो लाइल थे, पूरी मिनिस्ट्री लाइल थी इस चीज के ऊपर। तो मेरे पास तो सारे फैक्ट्स होते हैं। मैं तो पाकिस्तान के अब तक कोई 70-80-100 अरब रुपए तो वापस कर चुका हूँ 1 साल के अंदर, और अभी मजीद बहुत कुछ करके वापस करना भी है। मैंने उनको ये भी बताया कि मुझे आप बताएं लिटिगेशन में कितनी जमीन है, वो भी हम आपको क्लियर करा के देंगे। कब्जा जहाँ है वो भी क्लियर करा के देंगे, क्योंकि बहुत चीजें रऊफ साहब पाकिस्तान के लिए करते हैं लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लेते। और यहाँ चूंकि एक तरीका है हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की पॉलिसी का कि जितना निकम्मा, नालायक, नाहल और करप्ट आदमी होगा उतने बड़े मनसब पे बैठेगा। तो ठीक है, हमें तो एक आदमी ने लाइन ऑफ डायरेक्शन दे दी है पूरे पाकिस्तान को कि पाकिस्तान पहले सियासत बाद में, चीफ ने और मेहनत कर रहा है, तो हम भी उसी नगर में चल पड़े। ये बताएं फैसल भाई, आपने बहुत बड़ा ये इंकशाफ किया है कि 330 मिलियन डॉलर जो पड़े हुए थे वो अली जैदी साहब ने मुबैना तौर पर उसको कन्वर्ट किया रुपीज़ में और फिर बैंक में रखवा दिए। अब क्योंकि अली जैदी साहब ने पीटीआई छोड़ दी थी तो उनसे कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई उनको नहीं बुलाया जाएगा। जो पीटीआई वाले छोड़ के मिल जाएंगे, उन्होंने जितना बड़ा भी काम किए हैं उनके लिए माफ़ी है। लोग तो यही कहेंगे 330 मिलियन डॉलर आप उनको बुलवाएंगे अपनी कमेटी में? आप चेयरमैन हैं कि हैं भाई साहब ज़रा हमें बताएं कि, और आपके पास पावर्स हैं, जुडिशल पावर्स हैं, तो जैदी साहब को बुलाएंगे अपनी कमेटी में कि 330 मिलियन डॉलर उठा के आपने रुपीज़ में कन्वर्ट कराया, बाद में रुपीज़ का बट्ठा बैठ गया, सारी इन्फ्लेशन की नज़र हो गया पैसा, और जिस बैंक में रखाए होंगे अच्छा खासा मेरा ख्याल है वहाँ पे मार्कअप भी होगा। तो इस पे कोई बुलाया जाएगा कमेटी में या जस्ट वो क्योंकि अब वो पीटीआई छोड़ गए हैं तो लिहाजा उन पे इट्स ऑल राइट? के अंदर ये कहा गया कि इस वजारत के लिए सब लोग मरते हैं, इस वजारत से लोगों की नस्लें ठीक हो जाती हैं। मैंने अब उनको बताया इस वजारत से लोगों की नस्लें खराब होंगी, समेत मिस्टर जैदी के। मैं तो नहीं छोड़ूंगा सर। अच्छा, मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता अल्लाह के अलावा, मैं नहीं रुकूंगा सर। सर आपने इस मामले में को हाईएस्ट लेवल पर टेकअप किया? ये पैसों का मामला अलग है, जो शिप खरीदे गए उसका मामला अलग है। अभी तो बहुत कुछ है सर। आप जैदी साहब आगे का ही पीछे का भी। आप अली जैदी साहब को बुलाएंगे कमेटी में कि भाई साहब अपने आए हैं, इनका जरा हिसाब किताब दें, कैसे करते रहे वजारत में? ये तो बहुत बड़ी बातें हैं जो आप बता रहे, मामूली बातें नहीं है। 330 मिलियन डॉलर उठा के रुपीज में कन्वर्ट करा लेना सर, बैंक में रखते हो सर
अली जैदी हो या कोई वावडा हो या कोई मिर्जा हो या कोई रिजवी हो, हमारा तो बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है। यहाँ हिसाब किताब दोगे, हथकड़ियाँ लगेगी और जेल के अंदर जाओगे। यही होगा। देखते जाए आप प्रभु साहब। बिल्कुल ठीक है। ये वजारत पूरे पाकिस्तान का लोन उतार सकती है। अच्छा, अब ये इसके अंदर ना कोई परचेज और सेल प्रॉपर्टी की होनी नहीं दूंगा मैं। और ये सारा मैंडेट लेकर हम SIFC दे देंगे। वहाँ प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, चीनी मौजूद है, डॉलर में बेचे, पाकिस्तान करता उतारे। अब आप ये देखें ना साहब, जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था, डंपर को हमारे लीडर्स क्या कह रहे हैं, डंपर को आग लगा दो। भाई डंपर को आग लगाने से डंपर का एक्सीडेंट खत्म नहीं होगा। उसमें वजनी लोहा होता है, उसका मोमेंटम होता है। जाहिल है, निकम्मे है, नायल है, तो कहते हैं आग लगा दो। भाई उसकी स्पीड लॉक कर दो 40 किलोमीटर के ऊपर, तो 75% ऑटोमेटिकली एक्सीडेंट खत्म हो जाएंगे। जो CNG वाली बसें वैन है, बच्चे गुजर जाते हैं मासूम, उनको बैन कर दें तो आग नहीं लगेगी। 75-80% वो फर्क पड़ जाएगा। आपकी जो कोचेस चलती हैं हाईवे के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर, उनकी स्पीड आप 80 कर दें, 140 तक ना जाने दो उनको, तो एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली 80% कम हो जाएंगे। लाइसेंसिंग, ट्रेनिंग, स्क्रूटनी डबल कर दें तो 10-15% और फर्क आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। कौमों का ताल्लुक होता है, यही मिनिस्टर, यही सियासत का काम है। ये थोड़ी है तुम भी खाओ मैं भी खाऊं, मैं चुप हो जाऊंगा तुम चुप हो जाओगे। आप भी समझ रहे कि मुझे दाएं बाएं इसमें जमीन के लिए कौन नहीं आ रहे। अच्छा सर जी, भट्टी साहब के उस सवाल का, कर दूंगा मैं। भट्टी साहब का वो सवाल रहेगा जो 1000 गाड़ियों वाला आपने स्कैंडल था, वो जो FBR खरीद रहे थे, उसका क्या बना सर, कहाँ तक पहुंचा? सर वो तो रुक गया है ना। इट हैज बीन स्टॉप्ड। हाँ, स्कॉच फ्री वो तो फ्रीज हो गया है। बल्कि उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे लेटर भेजा है कि आप वो जो लोगों ने आपको धमकियां दी थी वो उसके ऊपर FIR कटा दें। तो मैंने कहा मैं कमजोर आदमी थोड़ी हूँ। वो 6-7-8 अफसरों ने जो बातें की है मेरे लिए, मेरे कारोबार के लिए, मुझे मारने की बातें जो कर रहे थे, मेरे साथ 1 इंच करके देखें, मैं नस्लों को याद दिलाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। मैं कमजोर आदमी थोड़ी हूँ, FIR कटा दूंगा। बिल्कुल ठीक। चलिए सर, ये तो आपका क्रेडिट है कि आपके एफर्ट से ये एक बहुत बड़ा जो एक बोझ बनना था कौमी खजाने के ऊपर और एक स्कैंडल की रूप धारता जा रहा था, वो मामला हल हो गया। सर एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। हुकूमत की मुद्दत को साल मुकम्मल होने जा रहा है और उनकी अपने परफॉर्मेंस के हवाले से बड़ा उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। आप चूंकि बड़े परफॉर्मेंस और गवर्नेंस को बड़े अपने एंगल से देखते हैं, हुकूमती कारकर्दगी को किस निगाह से देखते हैं, और अब हुकूमत ने अगर आगे परफॉर्म करना है तो नून लीग कन्विंस इस बात के ऊपर कि पीपल्स पार्टी को काबीना का हिस्सा बनाना है और कैबिनेट शफल भी शायद इसी वजह से को डिले हो रही है। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी आने वाले चंद दिनों में काबीना का हिस्सा बनने जा रही है? डिले का रीजन ये नहीं है पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही। डिले का रीजन ये है कि जिनके पास 3-3, 4-4 वजारतें हैं वो उसी को रखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 है कि हमने तो सर का हमारा दुश्मन भी, हम अच्छी बात अगर सही बात होती कर देते। हमने तो कहा अच्छे चेहरे जो हैं, तलाल चौधरी है, बुशरा इमरान है, अकील है, बैरिस्टर कियानी है, मुस्तफा कमाल है, बाप कहते बदूर है या बक्सी है। अब भी तो जो अच्छे चेहरे हैं जो सामने आ सकते हैं, हमने तो कहा है कि उनको कैबिनेट करवा से उनको टीवी पे देख तो सके। तो सर जी कोई आपको ऑफर नहीं हुई, आपको ऑफर नहीं हुई कि आप इतने वोकल हैं, इतने मतलब है वो क्या कहते वन मैन आर्मी है, सब महाजों पर लड़ते हैं, हुकूमत की अपनी शायद फील होता है कि उनका दिफा, उनका डिफेंड जो है वो वीक है, तो आपको कोई ऑफर नहीं की कि पेशकश की कि आप भी हैं हमारी कैबिनेट में और हमारे साथ बैठ भाई देखिए, मैं तो आपकी तरह का आदमी हूँ, ना आगे देखता हूँ ना पीछे देखता हूँ, भुगतता भी हूँ। आपने ही भुगता है, मैंने ही भुगता है। लेकिन मसला ये है कि आपको वजीर या वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक आम पाकिस्तानी और ठीक काम करना चाहते हैं तो आप उनसे ज्यादा बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सभी अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही, जो शायद नहीं है हुकूमत का हिस्सा। बिल्कुल ठीक। आप डेफिनेटली आप बाहर रह के भी मुल्क को कौम की खिदमत कर सकते हैं। फैसल वाडा साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करें जनूबी पंजाब के अंदर कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। नून लीग अचानक क्यों मुतहरिक हुई है? क्या सिर्फ कारकर्दगी अवाम को बताना मकसद है, या कुछ ऐसे सियासी खतरात का भी सामना है जिसकी वजह से मरीम नवाज साहिबा भी मैदान में आ चुकी हैं और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल डेरा गाजी खान में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। उससे पहले वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा भी जलसे करते हुए हमें दिखाई दी, और आजकल गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी आवाम को बता रही। इतलात ये थी कि गवर्नमेंट पर दबाव था कि बाहर निकले और आवाम को बताएं कि आपकी कारकर्दगी क्या है, और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरीके से हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करती है वहाँ पर उन्हें भी एक्सपोज किया जाए। क्या यही स्ट्रेटजी है या कुछ और मामला भी है? कला साहब, राना सनाउल्लाह साहब नून लीग के सूबाई सदर भी हैं, वो कल पहुँचे हैं डेरा गाजी खान। वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के साथ वबस्ता हैं हुज़ैफा रहमान साहब।
जिन्होंने बहुत कम अरसे के अंदर सहाफ़त के अंदर भी, समाजी हवाले से भी, सियासी लिहाज से भी बड़ा अपना नाम पैदा किया। उन्होंने उनको वहाँ वेलकम किया और बड़ी एक्टिविटी वहाँ पे कल उन्होंने क्रिएट की कि वहाँ पे नून लीग ताकि कामयाब जलसा कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ न सिर्फ DG खान एयरपोर्ट का वहाँ पे दोबारा उसको खोलने के हवाले से इकदाम अनाउंसमेंट करेंगे, बल्कि DG खान से DRA इस्माइल खान रोड के तमीर के हवाले से भी अनाउंसमेंट करनी है। कोई 123 अरब रुपये के मुख्तलिफ मनसूबों का ऐलान होना है। लेकिन वहाँ पर कुछ थोड़ा सा कंसर्न भी था। अवैस खान लगारी साहब का बेसिकली ये हल्का है और वहाँ पे कुछ लोगों के अंदर थोड़ी सी परेशानियाँ थी, चूँकि वहाँ पे उनका जो कनेक्ट, हालांकि वो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी है नून लीग के, वहाँ बहुत मसाइल थे, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब भी वहाँ पहुँचे ताकि जिन लोगों की कोई नाराज़गी शराजगी उनको मिल के ठंडा किया जाए और जलसे के मौके ऊपर कहीं एहतजाज न हो जाए। तो ये नून लीग मैदान में है, जलसे कर रही है, सिर्फ 1 साल बाद है। अमूमी तौर के ऊपर ये चौथे या 5वें साल में हमें रिफ्लेक्शन मिलती है। बहुत जल्दी बाहर आके नए मनसूबे का अनाउंसमेंट करना अपनी जगह क्यों होता है, लेकिन साथ अपने जो 1 साल में इनिशिएटिव लेकर उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए वो भी बता रहे हैं। वो जो बातें की जाती हैं कि गवर्नमेंट 3 माह की मेहमान है, 6 माह की अनसर्टेनिटी क्रिएट की जाती है, गवर्नमेंट के माइंड के अंदर वो फियर फैक्टर है या वाकई अब टाइम आ गया, वो समझते हैं कि हमने एक शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इतना कुछ कर दिखाया, अब जाके अवाम को जाके उसको मार्केट करना चाहिए। बड़ा अहम आपने चीज़ें उठाई, 3-4 चीज़ें। पहले तो हुज़ैफ़ा रहमान से शुरू करते हैं। मेरी इतलात तो ये है कि उन्हें ये वफाकी वज़ीर भी बनाया जा रहा है, जो नई कैबिनेट आएगी तो वो भी वज़ीर बन रहे हैं। जहाँ तक अब तक की तो यही खबर है। और वो सेनेटर भी बन रहे थे, वो सेनेटर बनते बनते रह गए, कोई सीटों का मसला था, उन्होंने कोई टेक्नोक्रेट उन्होंने वो ऐड करने थे, वो नहीं बन सके। सो वो तो बड़े क्लोज हैं इनके शरीफ फैमिली के, हुज़ैफ़ा रहमान साहब जो हैं। और इसी वजह से जो बात आपने की ना, थोड़ी सी अनईजीनेस वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेरा गाजी खां या उसमें होगी कि ऑलरेडी जो फैमिलीज बैठी हुई हैं जो नवाज लीग के साथ थी, माजी में थी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि एक नया बंदा वहाँ से आए और वो आके पॉलिटिकली तौर पर इतना एक्टिव हो जाए। अब कल को ज़रा आप उसको तसव्वुर करें कि एक कैबिनेट मीटिंग है, शहबाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म हैं, वहाँ पे अवैस लगारी साहब भी बैठे हुए हैं, कोई और भी 2-4 वहाँ के बैठे हुए हैं, साथ में आपको हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी बैठे हुए हैं। तो थोड़ी सी सरदारों में अनईजीनेस तो आती है। जो फिर आप ये देखते हैं कि कल को इनको शायद वहाँ पे किसी चीज़ पे टिकट भी दे दिया जाएगा, क्योंकि सरदार जो हैं इनमें खुद भी इनके अपने हल्के हैं, आगे बच्चों के भी हल्के हैं। सो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म बुनियादों पर पार्टी का फैसला तो फिर उसका एहतराम करना चाहिए होगा, लेकिन वही होगा पार्टी का फैसला, लेकिन आगे पार्टी के आगे रजिस्ट भी तो किया जाता, बताया तो जाता भी हमारी क्या सर्विसेज है, हम कितने अरसे से हैं। सो वो चीज़ मुझे लगती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम इस वक्त होगी, जिसको शहबाज शरीफ साहब वगैरह हैंडल करने की कोशिश करेंगे। वन ऑफ द रीजंस कुड भी कि आप अगर हुज़ैफ़ा आपके लिए इतनी ज़्यादा वो करीब है, मजबूरी है, तो फिर सेनेट में ले आए जैसे ला रहे थे, ताकि आपके लगारी सरदार जो आपके साथ खड़े हैं वो अनकंफर्टेबल हो। सो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन कि चलें उनको मुशीर बना लेते हैं। एक तो ये बहस है। दूसरी जो आपने बात की है ना कि जलसे क्यों कर रहे हैं, कोई खतरा है, मेरा ख्याल है, मैं रीडिंग इस हुकूमत को फिलहाल मुझे तो कोई खतरे नहीं लग रहे अगले 3-4 सालों में। मतलब पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। पॉलिटिक्स में तो 1 घंटे काफ़ी होता है। उसकी इंटरनल रीजन भी हैं, उसके एक्सटर्नल रीजन भी हैं। एक्सटर्नल हैं कि साउदीज चाइनीज़ जो हैं वो आपके साथ खड़े हुए हैं, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, इवन अमेरिका से आपको थोड़ा सा था कि शायद वहाँ पे ट्रंप के आने के बाद कोई अनईजीनेस है, वो भी आपके ख़त्म हो गया। उनका बिजनेस डेलीगेशन आया, वो भी यहाँ पे MOUs वगैरह साइन कर। कोई इंटरनेशनल भी प्रेशर नहीं है आप पे। लोकली तौर पर भी आपको एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इन्हीं के साथ सेम पेज पे खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ खड़ी हुई है। जो फौज को या फौज के उसको आर्मी चीफ को जो रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली, उन्होंने वो मसले हल कर दिया है कि आपको जो एक्सटेंशन की कोई ज़रूरत ही नहीं रही, आपको सब कुछ मिल गया है। तो वो क्यों यहाँ पे अनरेस्ट चाहेंगे? फिर वो समझते 1 साल हो गया है, एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, स्पेशली डॉलर जो है एक जगह रुक गया है, तो जिसकी वजह से बड़ा फायदा हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके बेहतर हुए हैं। सो इन तमाम चीज़ों को होते हुए कोई भी मतलब एस्टेब्लिशमेंट वो नेशनल हो इंटरनेशनल हो, वो क्यों चाहेगी कि एक मुल्क में नई लीडरशिप है, नए लोग हैं, नए प्रॉब्लम है। स्पेशली जब PTI कोई बहुत बड़ा वो नहीं कर सकी, कोई धरने नहीं दे सकी, कोई एहतजाज नहीं कर सकी, स्पेशली पंजाब से। और जो पंजाब में जो मतलब हालात अगर खुदा ना खासा डिस्टर्ब होते, फिर ये दबाव होता एस्टेब्लिशमेंट में भी, बाकियों में भी कि जनाब के मतलब 12-14 करोड़ का सूबा है, वहाँ पे अनरेस्ट अगर पॉलिटिकल होता तो फिर कोई बात समझ में आती थी। बिल्कुल ये इसलिए भी कर रहे हैं, जो आपने पूछा कि जलसे क्यों कर रहे हैं। 1 साल पूरा हुआ है, वो कहते हैं जो दिखता है बिकता है। ये लोग काम करने वाले, मतलब मेरे ये रीडिंग है में भी रॉन्ग, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग काम पे वोट नहीं देते, लोग दिखने पे देते हैं। वो मतलब टिकटॉक पे देंगे, वो गाने पे देंगे, वो किसी के एक्शन पे देंगे, किसी के स्टाइल पे देंगे,
कोई मतलब है मस्जिद को मतलब है कि उसमें वो क्या कहते हैं कैदी नंबर 804 नकद कोका और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कोई तकरीर, कोई स्टाइल, कोई और जलसे जुलूसों से तो वाकई स्टाइल बनते हैं, लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप अंडर डिस्कशन आए, टिकटॉक बने, बातचीत हो। बिल्कुल ठीक है, निकालते हैं चलते हुए, जाते हुए, स्टेज पे चढ़ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, और फिर आपका पूरा 2-4 दिन वो चलता है। लोगों में एक अपनी पार्टी के लोगों के अंदर वो पैदा करते हैं, जोश, आप जज्बा पैदा करते हैं, वी आर देयर। और ये सिर्फ खान साहब के जलसे जुलूस नहीं है, उनकी फॉलोइंग नहीं, हमारी भी है। सो वो मरियम नवाज साहबा को या शहबाज शरीफ साहब को इसलिए भी जरूरत है ताकि ये दिखाया जाए इंटरनेशनल लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी, कि सिर्फ ये जलसे नहीं कर सकते, इनके पास लोग नहीं, हमारे पास में। क्योंकि ये कहा जाता है ना कि अनपॉपुलर हैं, इनका मैंडेट नहीं था, ये मतलब है उसे धांधली से जीते हैं, लोग इनके साथ नहीं है। तो मरियम साहबा का बाहर निकलना, शहबाज शरीफ साहब का निकलना एक मैसेज भी है कि भाई सब कुछ 8, 10, 20, 50 व्हाटएवर हमारे साथ लोग भी हैं। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकली तौर पर है, नॉट फॉर एनी इलेक्शन वगैरह। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जनूबी पंजाब के अंदर कल बड़ा जलसा होगा जहां पर कैसा, और वहीं जनूबी पंजाब सूबा बनने के हवाले से भी एक तवील एक बहस जारी है। मुख्तलिफ कोशिशें भी हुई, मुख्तलिफ हुकूमतों के दौरान कमिटमेंट्स भी हुई। जनूबी कमीशन वहाँ पर एक जनूबी पंजाब एक वहाँ पर एक सेल भी बना मुल्तान के अंदर, उसके बाद वो भी वाइंड अप हो गया। लेकिन इंतज़ामी लिहाज से हर दौर में ये बात होती रही कि पाकिस्तान के अंदर नए सूबे बनने चाहिए। गुज़श्ता रोज़ यहाँ पर इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक बड़ी एक डिस्कशन ऑर्गेनाइज़ की जिसके अंदर मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स ने शिरकत की, और सब ने वहाँ पर ये इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान की मौशी और कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर नए सूबे बनने चाहिए। और बिलखसूस जब आपने वसाइल की मसावी तकसीम करनी है और मसाइल हल करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि नए सूबे बने। और बिलखसूस अगर हम सिर्फ पंजाब की बात करें तो दुनिया के 196 ममालिक से बड़ा एक मुल्क है, एक सूबा है पंजाब। तो सूबे बनने चाहिए, पंजाब में भी, सिंध के अंदर भी ज़रूरत इसकी पेश आती है और बाकी लिहाज से भी। तो इस फोरम ने जो IPRI के प्लेटफॉर्म पे कल गुज़श्ता रोज़ डिस्कशन मुनक्किद हुई, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौरी तौर के ऊपर एक पार्लिमानी एक वफद तश्कील दिया जाए जो इसके ऊपर डिबेट करे, बातचीत करे और इसको आगे लेके चले। तो आपको लगता है कि अब दोबारा एक ये आवाज़ उठ रही है नए सूबों के क़याम के हवाले से, तो इसको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? और वाकई ही पंजाब और सिंध के अंदर बिलखसूस और बाकी बलूचिस्तान या अगर हम इसकी बात करें खैबर पख्तूनख्वा की नए सूबे बनने चाहिए, इससे आवाम को फ़ायदा हो सकता है, मौशियत को कुछ फ़ायदा हो सकता है? बड़े अहम सवाल हैं जो आपने उठाए हैं। बड़ी जैसे आपने कहा पुरानी डिबेट है 90s के बाद ये शुरू हो रही है, जिस पर कंट्रोवर्सी भी रही है। साफ ज़रा पीपल्स पार्टी अनकम्फर्टेबल फील करती है, सिंध के लोग अनकम्फर्टेबल फील करते हैं जब आप सिंध की बात करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्शन देते हैं। पंजाब में डिबेट हुई थी, पंजाब में तो रेजोल्यूशन भी पेश हुई थी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश की थी, तो आपको याद होगा पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब ने 2 रेजोल्यूशन ले आए थे कि वो भावलपुर भी बना दें, ये भी बना दें। बाद में समझा कि शरारत की गई थी कि दोनों नहीं बन सकते। सेक्रेटेरिएट भी बना, लेकिन वो भी सारी पावर्स वापस ले ली। अब वहाँ पे उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब बिठाते हैं या कोई एडिशनल IG साहब है, सारी पावर्स तो आपके पास पंजाब लाहौर में रखी हुई है। नाम के लिए आपने वहाँ पे मुल्तान में सेक्रेटेरिएट बना था, टक्के का काम तो आपने किया नहीं है। फंड्स आपके पास हैं, पावर्स आपके पास हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग वो भी लाहौर की ब्यूरोक्रेसी रख के बैठी हुई है, मुंह में लॉलीपॉप देने के लिए वो आपने किया था कि हम लोगों को पावर दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जब तक एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं होगी ना इसके पीछे जी, इसके लिए पॉलिटिकल विल से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट विल इज रिक्वायर्ड कि वो ये काम करवा सकते हैं कि उनकी क्या इस पे अप्रोच है, सोच है, या वो समझते हैं सूबे इतने बड़े हो गए, मैनेज नहीं हो रहे और इनको आप थोड़ा सा साइज छोटा करने की जरूरत। स्पेशली जो इसमें जुल्म ज्यादती हो रही है वो हो रही है NFC से। NFC नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है, जब ये सूबों को पैसे जाते हैं 4-5 हज़ार अरब, मैं अगर गलत नहीं कह रहा, आपके पास लेटेस्ट फिगर होगा, पंजाब के 1000-1200 से ज्यादा ऐसे सिंध के हैं। ये क्या करते हैं, आगे सूबों के होने चाहिए वहां पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पैसे देते हैं। अब आप जुल्म क्या कर रहे हैं वहां पे, जैसे आवाम बड़ी पसमानदे और आवाम उसमें ये कुछ नहीं जा रही है। NFC का पैसा जब जाता है वो फिर आपका लाहौर, कराची या आपका पेशावर, क्वेटा रख लेता है। आप डिस्ट्रिक्ट्स को आगे पैसे नहीं दे रहे क्योंकि आपने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की बुनियाद पर एलोकेशन नहीं हो रही। फिर दूसरा काम आप क्या कर रहे हैं, आप उसके बाद बल्दियाती इदारे नहीं बनाया आपने कि बल्दियाती इदारे हैं उनको फंड जाने चाहिए थे, तरक्की होनी चाहिए थी। ये काम कौन नहीं होने दे रहा, ये प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन वाला, बल्दियाती इदारों वाला, ये आपके MNA नहीं होने दे रहे, आपके MPs नहीं होने दे रहे। वो यहाँ से डेवलपमेंट फंड लेते हैं जो 550 बिलियन रुपीज रखा गया, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया था कि 550 बिलियन रुपीज MNA MPs को देना है कि आप डेवलपमेंट करवाएं उनके जरिए, जिसमें शायद खकान अब्बासी साहब ने कहा था जनाब के 30% कमीशन और पैसा खा जाते हैं। 150 बिलियन जो है वो आपकी तकरीबन करप्शन बनती है जो MNA MPs की जेब में इनके ठेकों की शक्ल में जाती है। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, अच्छे लोग भी हैं, अगर सारे लोग नहीं उसमें कमीशन खाते MNA MPs, लेकिन आपके मोस्टली तो लेते, आप और मैं तो नहीं कह रहे, ये तो सारे मिफ्ता इस्माइल साहब और शायद खकान अब्बासी साहब कह रहे हैं। आप ना वहां पे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, ना बल्दियाती इदारे बनाते हैं, ना वहां पे डेवलपमेंट फंड जो है
आप लोकल इदारों के जरिए होने देते हैं, पैसा आप एमएनएस को खिलाते हैं। सूबों की बात करें तो सारे अपने उस पर पाँव पे खड़े हो जाते हैं, जनाब ये मुल्क को तो अच्छा यहाँ पे कंसेप्ट बना दिया गया है कि अगर नए सूबे बनते हैं, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए, या जैसे साउथ में कहा जाता है सराइकी सूबा बनाए, नाम देने में, कल्चर में, उनको लगता है मुल्क टूट रहा है। मतलब अफगानिस्तान के, मैं गलत नहीं कह रहा, 25-30 इनके हैं, ईरान के इससे ज्यादा हैं, इंडिया के ज्यादा हैं, अमेरिका के 50 रियासतें हैं। मतलब हमारे यहाँ ऐसा बना लिया गया है कि जनाब अगर कोई बात करे कि थोड़ा सा आप इनको छोटा करें, उसका फायदे क्या होंगे कि गवर्नेंस बेहतर होगी। ये जो फंड है अभी अगर पंजाब को या सिंध को या बाकी सूबों को एक दफा मिलते हैं एनएफसी, ये खुद रख लेते हैं। जब अगर आपका साउथ का लहदा सूबा बनता है या बाकी सूबों में बनते हैं तो एनएफसी का पैसा जो है सीधा उनके पास जाएगा, अपना बजट बनाए, वसाइल की मसावी और बेहतर तकसीम हो सके, लोग बेहतर हो सकते हैं। ये जो लोगों को लगता है ना पाकिस्तान डूब रहा है, खत्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा। अब ये जो सड़कें बनाने वाली बात अभी आपने कि शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी क्या जरूरत थी हमें? ये पैसा जो है आपका साउथ में अगर आपका सूबा हो तो ये तो सीधा एनएफसी में से बिल्कुल ऐसे पैसा जो है आपके एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा। अब शहबाज शरीफ साहब जाएंगे और बहुत बड़ा एहसान ठोकेंगे, मुझे नहीं पता सड़क बनती है नहीं बनती, वो बाद में देखेंगे कि बहुत बड़ा एहसान करेंगे हम पे। इस इशू को हम आने वाले दिनों में टेकअप करेंगे, कुछ वक्त की भी किल्लत है और इसके ऊपर मजीद बात करने की जरूरत है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान की मौशी और कौमी और मौशी तरक्की के लिए जरूरी है कि नए सूबे हर सूरत कायम होने चाहिए और उसके साथ साथ पार्लियामेंट में मौजूद सियासी जमाती इस हवाले से पार्लिमानी एक कमेटी तश्कील देकर इस मामले को आगे बढ़ाएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।